Hello, friends. A very warm welcome. And in this session, again, we will try to pick up those ideas, those thoughts जो आपको रिजुविनेट करेंगे, जो आपको हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड करने में व्हाट एक्चुअली आर द की इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रिपरेशन। क्या थॉट प्रोसेस है प्रिपरेशन का। बात सिर्फ फैक्ट्स की नहीं है, बात यह है कि क्या आप अपने अपने डोमेन में या आप अपने कैपेबिलिटीज के हिसाब से सोसाइटी में अपने आप की लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द फर्स्ट इज दैट अहेड ऑफ आईपीएल सीसीआई रेड्स, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इट इज रेडिंग द एट जायंट्स एंड द ब्रॉडकास्टर्स बॉडी। सो द आइडिया इज दैट इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन जो है, क्या वो पूरे ट्रांसपेरेंसी से, क्या वो पूरे पॉजिटिविटी के साथ जो देश के नेशनल रिसोर्सेज से लेकर और जो देश का वर्क कल्चर है कि उसको क्या मैसेज दे रही है। तो सीसीआई ने मीडिया एजेंसीज और ब्रॉडकास्टर्स बॉडी के खिलाफ ये ऐसा क्यों किया, ताकि किसी भी तरह की जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, किसी भी तरह की जो गलत कल्चर है और जो पैसे को लेकर मैनिपुलेशन है कि आप डिस्काउंट भी दे देंगे, आप जो है किसी को आप अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस किसी के लिए क्रिएट करेंगे और किसी को फायदा करेंगे, तो वही वाली बात है। तो जैसा देश वैसा भेष, उसको रोकना होगा ना। तो ये एक एग्जांपल उसका है। हम ऐसे कंक्लूसिव कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस बाकी सेक्टर्स में भी देखते हैं। आप मुझे बताइए दो और कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं। तो अब इसी पे देखिए, बहुत अच्छा जो तीसरा पॉइंट है कि ट्रांसपेरेंसी वर्सेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ट्रांसपेरेंसी तो चाहिए, तो ट्रांसपेरेंसी ने जैसे अभी ट्रांसपेरेंसी के एग्जांपल को अगर हम देखें तो मेटा हैज कम अप विद द आइडिया ऑफ कम्युनिटी नोट्स। कम्युनिटी नोट्स इज अ क्राउड सोर्सिंग अप्रोच टू कंटेंट मॉडरेशन। Now, whoever people are writing, number of people are writing and claiming something is more true, तो वो ट्रू हो जाएगा, वो कॉन्टेक्चुअल हो जाएगा। और डेफिनेटली उसका एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर भी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। सो यहाँ पर दो जो डिफरेंट थॉट्स हैं वो आप देख सकते हैं कि कम्युनिटी नोट्स अगर आएंगे तो दैट मीन्स क्योस फॉर एडवर्टाइजर्स। मिस इन्फॉर्मेशन बहुत रैपिडली स्प्रेड होती है। और अगर आप क्राउड सोर्स मॉडल पे रिलाई करेंगे फैक्ट चेकिंग के लिए तो डबल एज सोर्ड है, वेरी ट्रू, क्योंकि उसमें कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस तो है नहीं। कम्युनिटी नोट्स विल ऑलवेज इंक्रीज कंटेंट एक्यूरेसी, ऐसा नहीं है। सो ये एक नया चैलेंज हो गया। अब कैंपेन को फ्लैग कर दिया किसी ने, ये साड़ी क्यों है और ये एलिमेंट क्यों बोला, हिंदू मुस्लिम या किसी कम्युनिटी स्पेसिफिक अगर कुछ बोला, लैंग्वेज की बात हुई या कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन हुआ, तो अब कोई इंडिपेंडेंट बॉडी तो है नहीं। सो बिजनेस और एडवर्टीजर्स के लिए अब एक दूसरे एक अनप्रडिक्टेबिलिटी की एक नई लेयर आ जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी यानी बढ़ जाएगी उनके लिए। क्योंकि कम्युनिटी नोट्स जो हैं वो जैसा कि ट्विटर यानी एक्स के ऊपर आपने देखा, वहां वर्क कर सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट कैन बी इफेक्टिव ऑन मेटास प्लेटफॉर्म टू, बट इंडिया डिजिटल लैंडस्केप इज फार मोर कॉम्प्लेक्स। तो ये एक एलिमेंट है। दूसरा, लेकिन आप उसको देखते हैं कि भाई दूसरा अगर उसका पर्सपेक्टिव है, दूसरा है कि यस मोर इन्फॉर्म्ड सोशल स्पेस हो सकता है और राइट नॉइजेज आ सकती हैं। डिजिटल डिस्कोर्स का एक पैटर्न क्रिएट हो सकता है। एनीवन हु हैज वर्कड इन डिजिटल स्ट्रैटेजी नोज हाउ इजीली ऑनलाइन डिस्कोर्स कैन बी मैनिपुलेटेड। तो स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड्स अगर नहीं होंगे तो ये चीज फेल हो जाएगी। और यूट्यूब का जो कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम है उससे आप एग्जैक्टली इसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो फिल्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक और एग्जांपल मैं सामने बोलूं तो कैंपेन, द जैसे वाई द कैंपेन रॉक्स, एक एग्जांपल है ये। तो द शेयर द लोड कैंपेन बाय एरियल, जो आया था एरियल यानी जो ब्रांड है, उसने जो है सोसाइटल इशू यानी जेंडर इनइक्वालिटी को उठाया हाउस होल्ड चोर्स में। कल्चरल नॉर्म है वुमेन बीइंग सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर डोमेस्टिक टास्क स्पेशली लॉन्ड्री। इज लॉन्ड्री ओनली वुमेन जॉब है, बहुत पुरानी बात भी हो गई हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में और लोग इससे बोर भी कुछ हद तक है। और ऐसा नहीं है कि अब भारत में समझ नहीं आता, भारत एक बहुत ही इंटेलिजेंट कंट्री है। आप अपने वोटर, जब हमारे वोटिंग की बारी आती है या जो हमारे इलेक्टोरल जो हमारा पूरा एकदम जो कैंपेन चलता है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो दीज आर जस्ट कैरिंग ऑन आइडियाज हैं, आप कहीं ना कहीं इनको यूज भी कर सकते हैं। Again, it is here in details that why Sunita William and Butch Wilmore they were not able to come up early on। तो हम इस चर्चा पहले कर चुके हैं, 9 मंथ वो स्पेस में ऑलरेडी बिता चुके हैं। लेकिन क्या ये लॉन्गेस्ट स्टे है? प्लीज प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से लॉन्गेस्ट स्टे किसने किया और लॉन्गेस्ट स्टे कब हुआ और उसके बाद और क्या क्या हुआ है, ये सब आप फैक्ट्स ले लीजिए। क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। नंबर ऑफ डेज भी आपको एग्जैक्टली पता होने चाहिए। और क्यों नहीं आ पाए, 2 लाइन में आपको पता होना चाहिए कि क्यों नहीं आ पाए।
जो अर्थ पर आए वेडनेसडे को, तो द लॉन्गेस्ट एवर अनशेड्यूल्ड स्टे था वो, अनशेड्यूल्ड स्टे। दे वर सपोज टू रिटर्न विद इन ए वीक, लेकिन उसके बाद उनका स्टे डिले होता चला गया, क्योंकि जो स्पेस व्हीकल था दैट हैड टेकन देम देयर, बोइंग स्पेस क्राफ्ट कॉल्ड स्टार लाइनर, उसमें प्रॉब्लम्स आई, आफ्टर विच इट वॉज कंसिडर्ड अनसेफ फॉर द एस्ट्रोनॉट्स रिटर्न। तो जबकि स्टार लाइनर खुद आ गया सेफली अर्थ में सितंबर 2024 में, बट दोनों एस्ट्रोनॉट वहीं रह गए। नाउ द स्पेस एक्स का जो ड्रैगन एयरक्राफ्ट था, स्पेसक्राफ्ट था, विच कैरिड 4 astronauts टू आईएसएस ऑन ए रूटीन असाइनमेंट, they it went on to bring back Sunita Williams and Wilmore on its return journey. Two other astronauts, Nick Hague and Alexander Gorgunov, who have completed their time on ISS, are also returning with Williams and Wilmore. वो भी आए हैं, चारों लोग आ गए। सो दैट्स हाउ इट इज। तो आपको लेकिन फिर भी फैक्ट एग्जैक्टली पता होने चाहिए, 2 लाइनों में क्या हुआ, क्यों हुआ। आप यहाँ से पॉइंट्स बनाइए, आप विकिपीडिया से भी देख सकते हैं और अपनी स्पीड को भी बढ़ाइए। अब मागा इफेक्ट आउटसाइड यूएस, इस पे भी हम बार बार चर्चा करते आए हैं। रिग्रेसिव एक अप्रोच आप कह सकते हो टैरिफ्स को लेकर, लेकिन इम्पैक्ट हो सकता है उसका ना हो पाए। जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप कह सकते हैं कि इंडिया इज मोर प्रिपेयर्ड, इंडिया ने प्रोटेक्शनिज्म को बहुत ज्यादा कभी सपोर्ट नहीं किया, बट इंडिया वांट्स टू प्रोटेक्ट इट्स नेसेंट एंड इन्फेंट इंडस्ट्रीज, और मैन्युफैक्चरिंग बेस हमारी और उठनी चाहिए। टैरिफ हमने कई उन एरियाज में बढ़ा कर रखकर जहां पर हमें फार्म है और बाकी हमारे वनरेबल सेक्शन है, वहां हमने हमेशा टैरिफ हाई रखा। तो गवर्नमेंट ने उसके बावजूद भी कोशिश की है कि एक स्ट्रैटेजिक और एक बहुत ही प्रोग्रेसिव हम एलिमेंट लेके चलें, और हम उसको लेके चल भी रहे हैं। तो ट्रम्प के इतने परस्यूट के बावजूद भी वी कैन से दैट इंडिया इज एक्चुअली टेकिंग ए वेरी मेजर्ड एंड नुआंस्ड स्टैंड। चाइना कंजम्पशन के लिए पुश कर रहा है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस यस्टरडे ओनली कि चाइना कैसे अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ा रहा है, वो प्लान बना रहा है, वो पंप इन कर रहा है और सेविंग्स बढ़ाने की बात करता है ताकि कॉमर्शियल कंजम्पशन बढ़े। यूरोप, ऑब्वियसली वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दैट आल्सो, यूरोप कैसे, जर्मनी के आपने डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाने की बात देखी, यूके फ्रांस भी इस डायरेक्शन में एक साथ होकर आगे बढ़ने की बात करते हैं सब। एंड देन इट इज अबाउट, बाकी ऐसा नहीं है कि होल यूरोप इज नॉट रिलाइंग ऑन यूएस, बट दे आर बिकमिंग मोर सेल्फ डिपेंडेंट। तो स्पेंडिंग और रीआर्मिंग उनके लिए है। तो यूएस का अभी ऐसा कोई खास गेन नहीं हुआ, और अभी लगता भी नहीं है कि कोई गेन ऐसा हो पाएगा, क्योंकि जो बड़ी बड़ी बातें की थी कि भाई मैं जैसे यूक्रेन वॉर 24 घंटे में खत्म कर दूंगा, नाउ द प्रेसिडेंट सेज आई वाज जस्ट जोकिंग, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट और इंडस्ट्रीज और जो बढ़ाने की बात है वो ऐसे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वैसे तो ऑब्वियसली इट्स अमेरिका का जो बिग एडवांटेज है, जो ग्लोबल रिजर्व करेंसी और द एबिलिटी टू लिव बियॉन्ड इट्स मींस, ये जो 2 बातें मैं बार बार बताता आया हूँ आपको, ये कैसे चलेगा, कब तक चलेगा, अगर डॉलर एक्सेप्शनल करेंसी, एक्सेप्शनलिज्म में नहीं रहेगा, डॉलर अगर अमेजिंगली पावरफुल नहीं रहेगा, तो धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि जो आगे डिक्लाइन आना था वो डिक्लाइन पहले से शुरू हो जाएगा। द क्वेश्चन इज दैट, सो दैट इज वाई अगर जो कोई भी कंट्री यूएस के साथ कोई एग्रीमेंट करती है और यूएस उसके ऊपर खुद ही अडेयर नहीं करता, तो व्हाई एनी कंट्री वुड बी गोइंग टू हैव एनी काइंड ऑफ बिलीव विद दैट। तो ये कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एरियाज और आइडियाज हैं जिनको हमें लेके चलना है, कीपिंग इन माइंड कॉन्फिडेंटली कि इंडिया अपने आप को और अपने फ्यूचर को संवार सकता है, और उसमें बहुत आपको बिलीव होना चाहिए। Again, one more very good example is over here. The member of parliament from Kerala, they staged a protest in Delhi against the proposed mining of the state coast. So opposition MPs, they are asking for an independent study to assess the environmental impact of the project. और कीर्ति वर्धन सिंह जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 2002, OAMDR एक्ट आपको पता होना चाहिए, और प्रीलिम्स के अंदर ये आ सकता है। जो उन्होंने कहा कि उसमें जो प्रोविजंस है उससे हमने एडिक्वेटली सर्वे किया है एंड इट इज सेफ। सो दैट इज हाउ यू कैन से इट्स अनदर एग्जांपल कि कैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फेडरल स्ट्रक्चर, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, पॉलिसी मेकिंग, सब चीजें कैसे जुड़ी हुई हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइनिंग और द एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट, इनके नाम आप एथिक्स में भी लिख सकते हैं। So the amendment is, the amendment opened up offshore mining to the private sector। तो यही वाली बात है। तो ऑफशोर माइनिंग केरला कोस्ट की बात है वहाँ, क्योंकि वहाँ पर लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ग्रेड सैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अराउंड 745 मिलियन टन्स। सो कोल्लम हो गया, बाकी यहाँ पे और भी लोकेशंस दी हुई हैं। तो पॉइंट इज दैट कि ऑफशोर एरिया is that area where the refer to territorial water, continental shelf, exclusive economic zone and other maritime zones of India।
Center has the right to control the fishing and related activities up to 12 nautical miles are state subjects as per the 7th schedule of the constitution. तो यूनियन मिनिस्ट्री ने कहा है कि तीन जो ब्लॉक्स हैं कुल्लम के, दे आर बियॉन्ड 12 miles एंड दस दे आर नॉट अंडर केरला गवर्नमेंट. तो फिशरमैन कंसर्न है, लाइवलीहुड कंसर्न है, लोकल इकोलॉजी कंसर्न है. दैट इज द होल पॉइंट एंड दे से दैट इट विल ट्रिगर कि बहुत सारे सेडिमेंट सैंड के उड़ेंगे उठेंगे और वो जो है फिशिंग और एक्वेटिक इकोसिस्टम को हार्म करेंगे. और जो पानी में जो मतलब घर जिसको हम कहते हैं पानी दलदल गदरा हो गया पानी, पानी हेजी हो गया, तो वो चीजें भी बात की जा रही है. तो माइनिंग से जो है टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी हो सकता है कि रिलीज होंगे और ह्यूज माइनिंग वेसल्स जो है वो फिशिंग एक्टिविटीज को हैम्पर करेंगे. तो ये बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है. एथिक्स में डायरेक्ट केस स्टडी का भी है कि एज ए डीएम आपका क्या रोल है इसमें, आप क्या कर रहे हैं सेंटर में. तो की पिन तो वहीं से होके जाएगी, या अगर आप होते तो आप इसको कैसे सॉल्व करते. तो आई थिंक दिस इज वेरी वंडरफुल एग्जांपल ऑफ द सेम. आपको स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स पता होनी चाहिए. जैसे हरियाणा गवर्नमेंट इफ इट इज टॉकिंग अबाउट कि पब्लिक वेलफेयर के लिए कमिटेड है और डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर जिसको नाम देते हैं, तो कैसे ये 5 चीजें देखो उन्होंने दी. तो ये आप फट से नोट कर सकते हैं. किशोर योजना, इंटरेस्ट फ्री लोन्स, वुमेन हॉस्टल्स, वन थर्ड ऑफ द टेंडर्स, लाडो लक्ष्मी योजना. तो आई एम नॉट टॉकिंग दैट यू रिमेंबर द योजनास, but you see that all of them are very different. One is providing assistance to the woman, other is actually helping the girl child, third is actually providing them the interest free loans up to 1 lakh for farmers to establish dairy business. Then for working women you have women hostels, and then one third of the tenders for running canteens in the government buildings are for self help groups. So I think wonderfully, very carefully curated segregation is there for making women empowerment. हमने पहले भी बात की थी, लेकिन हम फिर दोबारा चर्चा करते हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स की जो बायोडाइवर्सिटी की बात है, एंशियंट ट्राइब्स की बात है, वो अगर वहां पर हम कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो गवर्नमेंट क्या वाकई उसको सस्टेन कर पाएगी. तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट 72,000 करोड़ का है, जिसमें एयरपोर्ट भी आएगा, सी कार्गो टर्मिनल भी आएगा, गैलेथिया बे पोर्ट जिसको नाम दिया गया है, नेचुरल गैस एंड सोलर पावर प्लांट भी आएंगे. तो गैलेथिया पोर्ट पे अब काम करने की बात करने की शुरुआत है. गवर्नमेंट ऑल्सो प्लान्स टू प्रमोट टूरिज्म इन द अनइनहेबिटेड आइलैंड्स ऑफ आर्किपेलागो. तो द क्वेश्चन इज कि क्या ये वाकई हो पाएगा. लेकिन हमने जैसी बात की कि इससे इकॉनमी बढ़ेगी और बे पोर्ट आएगा, तो उसके बाद जो है वीर सावरकर एयरपोर्ट जो पोर्ट ब्लेयर का है वो ऑलरेडी इट इज यू नो कैपेबल, लेकिन रेवेन्यू इतनी तेजी से बढ़ नहीं रहा है. एनिड को, अंडमान एंड निकोबार इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो चाहता है कि लोकल कम्युनिटी को बेनिफिट्स मिले और साथ में सस्टेनेबल टूरिज्म भी प्रमोट. तो ये हमने पहले भी बात की है. और अंडमान निकोबार जो है वो टूरिस्ट सेक्टर की तरह बढ़ रहा है, फॉरेन टूरिस्ट भी आ रहे हैं. बट द क्वेश्चन इज दैट कि क्या हम उसको और सेफ, क्या हम उसको और सिक्योर, क्या हम उसको और कन्वीनियंट, क्या हम उसको और कनेक्टिव बना सकते हैं. और इन्वायरमेंट के कंसर्न की हमने पहले भी चर्चा की है. मूविंग फर्दर अगेन, आप इसको सिर्फ देखिए ध्यान से कि इंडिया का जो टू व्हीलर ईवी मार्केट है उसमें रेस में कौन आगे है. तो ओला इलेक्ट्रिक 38% शेयर है, टीवीएस का 19% है, आइथर 11.5, बजाज 11.3. मैं स्पेसिफिक्स नहीं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली, बस आपको बता रहा हूँ कि 25 फाइनेंशियल ईयर 24 और फाइनेंशियल ईयर 25 में कैसे चल रहा है. तो यू मस्ट नो ऑल द नेम्स एंड यू मस्ट सी कि व्हाई समवन इज डूइंग बेटर इन जनरल. गवर्नमेंट एजेंसीज एम फॉर हायर मस्टर्ड परचेज. तो हायर क्यों, क्योंकि आप रबी सीजन में देख रहे हैं कि भाई इतना प्रोक्योरमेंट हो सकता है, मस्टर्ड कल्टीवेशन इतनी हुई है. और गवर्नमेंट ने 1.5 मेट्रिक टन मिलियन टन सॉरी मिलियन टन ऑफ मस्टर्ड अंडर प्राइस सपोर्ट लेने की बात की है. तो मंडी प्राइसेस ऑफ मस्टर्ड करंटली रूल अबाउट 5,950 पर क्विंटल. तो ये एक एग्जाम्पल है, ये हर साल की बात होती है. ये एक इकोसिस्टम है जिसमें ट्रेडर्स, स्मॉल ट्रेडर्स, आड़ती, गवर्नमेंट, किसान, सबकी बात होती है. बट द क्वेश्चन इज दैट कि नेफेड है, एनसीसीएफ है, महाराष्ट्र की बात है, मध्य प्रदेश की बात है, हरियाणा की बात है, उत्तर प्रदेश की बात है. तो पॉइंट लेकिन यहाँ पर ये है कि कैसे आप लास्ट सीजन के मुकाबले नेक्स्ट सीजन में, या फिर आप कैसे एक स्टिपुलेटेड टाइम में कैसे आप चीजों को और ज्यादा वो कर पाएंगे, कैसे आप चीजों को और ज्यादा स्ट्रीमलाइन कर पाएंगे, फार्मर को और ज्यादा आप कैसे कॉन्फिडेंट बना पाएंगे, और आप उनको मजबूरी की ना बल्कि आप कैसे कहेंगे कि एक सस्टेन तरीके से
वो बढ़े, और ऑयल जो इन्फ्लेशन है वो भी थोड़ा नीचे हो। मस्टर्ड ऑयल इन्फ्लेशन जो है वो और कम कैसे हो, ये एक सोचने वाली बात है। और हम अपने प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम कौन सी वेराइटीज का यूज करें, हम कैसे उसको करें, तो ये वाली बात, ये सब कुछ मुद्दे हैं जिनको हम देख सकते हैं। एआई स्टैंडर्ड्स को अगर बोला जाए, हमने पहले भी इस पे बात, हम रोज हर बार बात करते हैं, तो वही 4-5 पॉइंट में आपको बोलूंगा कि टेक्निकल एलिमेंट्स आए, एथिकल एक्सपर्टीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड इकट्ठी हो, और वॉलेंट्री इंटर ऑपरेबल यानी स्टैंडर्ड ऐसे हों जो एक जगह पे लागू होने की जगह बाकी जगह भी लागू हो पाए। इंडिया जो है, जैसे अब इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट, आई रिपीट, इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट, उसमें इंडिया पार्टिसिपेट भी करे, और उसमें इंडिया जो है फोकस भी करे, और इंडिया पुट करे। तो हम ग्लोबल साउथ को लीडरशिप भी दें, ग्लोबल साउथ में एक्सपर्ट्स हैं उनको हम अपने साथ जोड़ के भी रखें, ग्लोबल एग्रीमेंट्स को हम अडॉप्ट करें, और अपनी यूनिक कैपेबिलिटी को आगे बढ़ाएं, और हमने जो बेनिफिट्स एआई के थ्रू जो पब्लिक के लिए कर रहे हैं उसको भी हम स्प्रेड करें। तो उससे क्या होगा कि एक सिंगल मॉडल या फिर एक इंक्लूसिव बड़ा मॉडल तैयार होगा, जो G20 या फिर आप कह लीजिए इंडिया को, डेवलपिंग कंट्रीज के, हाँ, इंडिया को लीडरशिप भी मिलेगी और हम अच्छा भी कर पाएंगे। वोटर आधार डेटाबेसेस टू लिंक, ऑप्ट आउट ऑप्शन टू स्टे। तो हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने कहा है कि यूआईडीएआई के साथ हम काम करेंगे, वोटर रिकॉर्ड्स को हम आधार डेटाबेस से लिंक कर देंगे। लॉ मिनिस्ट्री जो है वो विल अमेंड द फॉर्म 6B टू क्लैरिफाई दैट प्रोवाइडिंग आधार डिटेल्स रिमेन्स वॉलंटरी, दो वोटर डिक्लाइनिंग टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन मस्ट एक्सप्लेन द रीजंस। आप अगर नहीं करना चाहते तो आप रीजंस बताइए। तो इससे और ज़्यादा स्ट्रीमलाइनिंग आएगी, इससे और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, और इरेगुलरिटीज जो इलेक्टोरल रोल में है वो कम हो जाएंगी। तो करंटली द कमीशन अप टू 2023 had collected और सीडेड आधार डिटेल्स ऑफ ओवर 660 मिलियन वोटर्स, जिन्होंने वॉलंटरी ये इन्फॉर्मेशन दी, बट द टू डेटाबेसेस फॉर दी 660 मिलियन वोटर्स हैव नॉट बीन लिंक्ड। सो आधार को अभी यूज नहीं किया है डुप्लीकेट वीड आउट करने के लिए, वो करने की अब बात होगी। इलेक्टोरल वॉचडॉग विल वर्क विद यूआईडीएआई टू फिगर आउट हाउ एटलीस्ट फॉर दोज वोटर्स हु हैव वॉलंटरीली ऑफर्ड द इन्फॉर्मेशन टू सी, इसको कैसे यूज करके करें। सो यू मस्ट रिमेंबर कि कौन से सेक्शंस हैं आरपीए के, और उसके बाद आप इसके रिpercussions अगर नेगेटिव सोचे तो क्या हो सकते हैं, कैसे डेटाबेस सिक्योर रखा जाए, कैसे जो इन्फॉर्मेशन है उसका मिसयूज ना हो। अगेन, द वर्ल्ड इज क्लोज टू क्रॉसिंग क्लाइमेट थ्रेशोल्ड, हम इसकी बात बार बार करते आए हैं। लॉन्ग टर्म ग्लोबल वार्मिंग currently estimated to be between 1.34 to 1.41 degree Celsius above प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि अब समय नहीं है। The world is at a fraction of a degree away from breaching 1.5 degree Celsius lower limit goal set up by the Paris Agreement। यानी पिछले 19 महीने 20 महीनों में से उन्होंने उसको ब्रीच किया, तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि 1.5 डिग्री अचानक ब्रीच होते ही पता नहीं बहुत कुछ बदल जाएगा। बट द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर ऐसा सस्टेनेबल, ऐसा मतलब ऐसा लगातार, सस्टेनेबल इज रॉन्ग वर्ड ओवर हेयर, बट अगर ऐसा लगातार होता है देन यू बी प्रिपेयर्ड कि जो चेंजेस होंगे वो इरिवर्सिबल होंगे, और वो चेंजेस हमारे लिए धरती पर जीवन को कठिन ही बनाएंगे। ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा हो रहा है, और कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे बहुत सालों तक, बहुत कई 100 वर्षों तक भी। सो एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाईएस्ट इन 8 लाख ईयर्स। आप सोचिए अभी आप, तो ये फैक्ट्स हैं जो आप लिखते हैं तो यू मेक अ डिफरेंस विदाउट राइटिंग टू मच। इन डिफेंस, इंडिया भी चाहता है कि भाई ऑल रोबोट असॉल्ट, जो बात हम यूक्रेन वॉर से सीख रहे हैं, ड्रोन वॉरफेयर की, और दोनों पावर से जान रहे हैं कि अब लड़ाई एक दूसरे टाइप की है, और दूसरा लड़ाई कॉस्टली भी नहीं उस तरीके से, क्योंकि आपके मिसाइल्स, आपके टैंक, आपके बड़े बड़े सब धरे के धरे रह जाते हैं जब आप अनमैन्ड एरियल व्हीकल से जो है अटैक करते हैं। तो वो सस्ता भी है, और ऊपर से वो जो है कितना भी आप कर सकते हैं, आपको सप्लाई चेन चालू रखनी है। और लैंड ड्रोन्स भी हैं जो एरियल ड्रोन के साथ जाते, लैंड ड्रोन जो है ट्रेवल विद एन एरियल ड्रोन एस्कॉर्ट टू एम्पलीफाई देयर सिग्नल, और वो बर्ड आई व्यू भी दे देते हैं ग्राउंड व्हीकल ऑपरेटर का। वो कैमरा पे देख रहे हैं, कैमरा से देखते हैं, सो आप एग्जैक्ट देख सकते हैं। उसके बाद जो है आप
अटैक कर सकते हैं। तो पॉइंट इज दैट कि अगर कुछ फेल हो जाए तो बात ठीक है, लेकिन आप फ्रीक्वेंसीज का यूज भी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी जो है वो भी अब आप रेडियो वेव्स को भी आप यूज कर रहे हैं उसके तरीके से। तो पॉइंट यही है कि बहुत ही खतरनाक हो गया है। पहली बात तो लड़ाई होनी नहीं चाहिए, लेकिन लड़ाई अगर होती भी है तो अर्बन वॉरफेयर या फिर मॉडर्न वॉरफेयर में अब ड्रोन्स और अनमैन्ड एयर व्हीकल्स का बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे चाइनीज मेड रॉबोट डॉग, वो सर्वेलेंस के लिए यूज किया गया, उसकी एबिलिटी ऐसी है, मैन्यूवरिंग ऐसी है, और वो ऑब्स्टेकल्स को रोक भी लेते हैं। तो पॉइंट यही है कि जैसे अभी डच डिफेंस मिनिस्टर रूबन ब्रेकलमैन्स जो इंडिया भी आए हुए हैं, उन्होंने जो है यूक्रेन भी विजिट किया और इस दिशा में देखा कि किस तरीके से चीजें वो हैं और क्या डेवलपमेंट्स हैं और कैसे हम कर सकते हैं। तो अगर आप सोचें तो कोई बहुत ही खूबसूरत बात नहीं है जब गरीबी है और इस विश्व में इतनी इनइक्वलिटी है, पीस से रहना चाहिए, लड़ाई से कोई सॉल्यूशन नहीं निकले, फिर भी हम इस दिशा में देख रहे हैं कि बहुत कुछ हो रहा है। ED is conducting searches at NGOs, so that's fine. Nothing wrong should happen. Nothing manipulative must happen. Transparency होनी चाहिए, और जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उनको कंट्रोल करने का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है और उसको करना ही पड़ेगा। और ये कोई जब आप पूरे प्रोटोकॉल से कोई चीज करते हैं तो आप गलती नहीं निकाल सकते। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है कि रिलीव कॉमर्स ऑफ कमांड एंड कंट्रोल रिलीक्स, आप और ज्यादा उसको डीरेगुलेट कर दीजिए। यू नो आप प्राइवेट सेक्टर को और ज्यादा क्लैरिटी दे दीजिए। आप उसको आप उनको जो आगे बढ़ने की बात है उसको पूरा फुल सपोर्ट दीजिए। तो न्यू इकोनॉमिक सर्वे रिटन बाय ऑफिशियल्स इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री, उन्होंने इस केस को बढ़ाया कि जो आउटडेटेड रेगुलेशंस हैं वो हट जानी चाहिए, स्पेशली स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए जो कि जॉब क्रिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डीरेगुलेशन होनी चाहिए, लेकिन जब आप देखते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया 1960 50 60 70 80 90 तक तो हम धीरे धीरे डीरेगुलेट होते ही चले गए। और सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज की बात थी पहले, और भी रूल्स थे। रूल 81 ऑफ द डिफेंस इंडिया रूल्स क्रिएटिंग स्वीपिंग पावर्स फॉर रेगुलेटिंग और प्रोहिबिटिंग द प्रोडक्शन, ट्रीटमेंट, कीपिंग, स्टोरेज, मूवमेंट, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजल, एक्विजिशन, यूज और कंजम्पशन ऑफ आर्टिकल्स और एनी थिंग ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन व्हाटसोएवर। तो ये रूल्स थे उस समय के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट थे। शॉर्टेज ड्यूरिंग वॉर, उस समय प्राइसेस बढ़ जाती थी, गवर्नमेंट अपने आप को पावर देती है ताकि वो पब्लिक वेलफेयर के लिए ऐसा कर सके। तो डी कंट्रोल ऑफ प्राइसेस 1947 के बाद से हम कोशिश करते रहे हैं, और इन्फ्लेशन भी उससे बढ़ा। लेकिन अब वही है कि ओवरऑल फिजिकल, मॉनेटरी और कमर्शियल पॉलिसीज से हम अगर बात करें, रिसोर्सेज एलोकेशन हम प्रॉपर रखें, फिजिकल कंट्रोल उतना रखें जितना जरूरी है, प्रोडक्शन और मूवमेंट ऑफ फिजिकल एसेट्स के ऊपर हम उस तरीके से ही प्रमोट करें जितनी होनी चाहिए, तो हम थोड़ा सा डीरेगुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक और भी अच्छा एग्जाम्पल है, जनरल स्टडीज पेपर 1 मेंस में अगर क्वेश्चन आता है कि कैसे 1970 से लेकर 1990 के बीच की अगर बात आती है कि इकोनॉमिक कैसे इकोनॉमिक वेलफेयर को बढ़ाने की बात की, तो जनता पार्टी गवर्नमेंट headed by set up a committee led by Vadilal Dagli, an economic journalist, to suggest ways to reform the system of control and subsidies। तो ये पहला स्टेप था। ये पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फाइनेंस मिनिस्टर HM पटेल was asked to reconsider the entire way the Indian economy had been managed over by the previous few decades। तो इसीलिए डागली कमेटी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने उन कंट्रोल्स को हटाने की बात की, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कंट्रोल्स को, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स की बात की कि भाई कैसे आप स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। तो वन ऑफ द रिकमेंडेशन वाज दैट टू एग्जामिन ऑल लेजिस्लेशन इन देयर एरिया ऑफ वर्क एंड आइडेंटिफाई रिडंडेंट रेगुलेशन। ये कोई गलत नहीं है, और ऑल कंट्रोल शुड बी अपडेटेड एनुअली। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, और बाकी का भी इस उससे देखना पड़ेगा कि कैसे अब 1991 के बाद भी जब हम फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो हम और अच्छा उसको कैसे कर पाए। दिस इज एन ऑनगोइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ऑब्जर्व करना है कि कैसे रशियन प्रेसिडेंट और यूएस प्रेसिडेंट की बातचीत हो रही है, कैसे दोनों ने 30 डे सीज फायर को एग्री करने की बात की है, और एक दूसरे की एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन पुतिन इज आस्किंग ट्रम्प टू एंड फॉरेन मिलिट्री इंटेलिजेंस असिस्टेंस टू यूक्रेन,
और पीस इज पॉसिबल अंडर लीडरशिप ऑफ ट्रम्प, ऐसा यूक्रेन मिनिस्टर का कहना है दिल्ली में। तो आप बस ये देखते जाइए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने सुमोटो स्टेटमेंट दिया, महाकुंभ अवेकन नेशन लाइक दांडी। बहुत अच्छी उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कैसे स्वामी विवेकानंद का शिकागो स्पीच था, 1857 रिवोल्ट था, भगत सिंह का मैथुरदूम था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दिल्ली चलो का नारा था, महात्मा गांधी का दांडी मार्च था। तो ऐसे ही हमारा महाकुंभ भी है, वो हमारी कलेक्टिव स्ट्रेंथ को, हमारी पावर को दर्शाता है। और हमने अवेकनिंग देखी नेशनल कॉन्शियसनेस की, बिल्कुल सही बात है। ये सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से नहीं है, स्पिरिचुअल है। आने वाले 1000 सालों में भी ये चीजें आगे आएंगी। राम मंदिर की उन्होंने बात की, भक्ति मूवमेंट की, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात की, स्वामी विवेकानंद की बात की। तो हम इस बात से एग्री करते हैं कि देश में एक जोश आया, हमारे काम में एक जोश आया। आप अपने जीवन में उस उल्लास को पाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। So that is what we should also take up, and we should prepare accordingly. We should put in more efforts. We should be more sincere. We should be more simple. और यही हमारी पेडागॉगी भी है। इसी तरह से हमारे कोर्सेज में हम कोशिश करते हैं कि ये कोर्स जो है वो आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करे, आपके आइडियाज को चेंज करे, ताकि आप खुद अपनी कैपेबिलिटी से आगे बढ़कर काम करें। सुप्रीम कोर्ट सीक्स रोड मैप फ्रॉम सीबीआई फॉर प्रॉब इनटू पॉसिबल बिल्डर बैंकर नेक्सस। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्डर बैंकर नेक्सस को तोड़ना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। थाउजेंड्स ऑफ बोनाफाइड होम बायर्स जिन्होंने डेवलपर को ट्रस्ट किया, वो उनको घर नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक एसआईटी बने, ताकि इस तरह के कोल्यूशन को अनकवर किया जाए। पर क्वेश्चन अराइजेज, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, गवर्नमेंट है, वो क्यों नहीं पहले इसको देखती? तो कहीं ना कहीं ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से, कहीं ना कहीं ये फंडिंग से, कहीं ना कहीं ये जो कैजुअल बिहेवियर है उससे भी जुड़ा हुआ है। जसमीत सिंह संधू, वेरी ही इज अ वेरी स्मार्ट officer, I would say, Jasmeet Singh Sandhu. If I'm not wrong, he was having psychology, in his as his option, और उनका सिलेक्शन काफी प्रयास के अटेम्प्ट्स के बाद हुआ था। बट ही इज अ वेरी वेरी जेन्युइन ऑफिसर। तो यहाँ एग्जाम्पल है कि कैसे उन्होंने 700 पर्सन विद डिसेबिलिटीज को बेटर एक्सेस टू असिस्टिव टेक में देने की बात की। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया गया कैसे उन्होंने चीज़ों को एक्सेसिबल बनाया। ये कैंप उन्होंने लगवाया, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन एलिम्को का लैम्प कैंप उन्होंने लगवाया। और उस कैंप से जो है एक अभियान चला, जिसको उन्होंने संबल अभियान, अलाउस पर्सन विद डिसेबिलिटीज टू हैव बेटर एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस असिस्टिव टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग मोबिलिटी एड्स सच एज इलेक्ट्रिक वॉकिंग स्किट्स, बैटरी ऑपरेटेड व्हील चेयर। तो ये हमने देखा होगा, एनजीओ भी ऐसा करते हैं, या कई बार हम सामाजिक संस्थाओं की बात करते हैं, इवन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलएस भी ऐसा करते हैं। तो ये एक तरीके से संधू 2016 बैच के जो ऑफिसर हैं वो भीलवाड़ा में पोस्टेड हैं, और उनको इसके लिए अवार्ड दिया गया। तो आई कैन जस्ट टेल यू दैट ही वाज अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय एंड हु वाज नॉट गेटिंग सेलेक्टेड। लेकिन फिर भी वो काम करते रहे, करते रहे। और संधू साहब के ट्रांसफर के बाद उनका सलम्बौर डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर हो गया। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने का मतलब ऐसा मानना है कि ऐसी चीज़ों को चलती रहना चाहिए, बेनिफिट मिलने चाहिए। 4 लाख घरों को जब सर्वे किया गया, उसके बाद उनको बेनिफिट दिए गए। फिर से वही है, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बोला। अब सुप्रीम कोर्ट कितना बोलेगा, यही देश का एक रिफ्लेक्शन भी है। उन्होंने कहा कि कंट्री जो है पुलिस स्टेट की तरह काम ना करे। बेल प्लेयर्स ट्रायल कोर्ट्स में जहां बहुत सीरियस केसेस नहीं है, वहां नहीं रोका जाना चाहिए, ऐसा बार बार कहा जाता। तो ये वर्क कल्चर का पार्ट है। और सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत शॉकिंग है कि उसको एडजुकेट बेल प्लेयर्स को करना पड़ता है, जबकि वो ट्रायल कोर्ट के लेवल पे हो जाना चाहिए। तो इससे उनका टाइम वेस्ट होता है। ये ऐसा बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का सही मानना है। तो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए लोअर कोर्ट्स के द्वारा। प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल लिबर्टी, जहां पर कस्टोडियल डिटेंशन रिक्वायर्ड नहीं है, वहां पर उन्हें पॉजिटिव तरीके से छूट देनी चाहिए। तो अक्यूज्ड को बेल या डालने पर उन्हें मिलना चाहिए, ऐसा हम भी कह सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इलैया राजा हु इज नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, he is writing here that he was delighted to meet मोदी। प्राइम मिनिस्टर सर ने लिखा कि he was delighted to meet Rajya Sabha MP Thiru Ilayaraja, musical titan whose genius has monumental impact on our music and culture. He is a trailblazer in every sense and made history yet again by presenting his first ever Western classical symphony, Valiant, in London few days ago. तो वो बता रहे हैं, यही एक बहुत अमेजिंग ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन का होता है कि आपको हर फील्ड के लोग मिलते हैं और अपनी बातों को आपके सामने रखते हैं, और देश फिर भी आगे बढ़ता है। सो आई थिंक दैट इज रियली टू बी अप्रिशिएटेड। आपको वैसे भी पूरी लिस्ट पता होनी चाहिए, भारत रत्न, ज्ञानपीठ अवार्ड, साथ साथ में
अर्जुना अवार्ड, ये थोड़े आपको आइडियाज होने चाहिए, और आपको लेयर 2 तक जाना है क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएंगे यहाँ। फेसलेस असेसमेंट मेड मैटर्स मोर डिफिकल्ट, क्लीन गंगा मिशन फेसिंग टैक्स डिमांड्स अमाउंटेड टू 243 करोड़। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, उसको टैक्स डिमांड आई है 243 करोड़ की, एंड इट हैज कॉन्टेस्टेड द आईटी डिपार्टमेंट असेसमेंट ऑर्डर्स। तो अब नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का कहना है कि द फेसलेस असेसमेंट प्रोसेस हैज मेड मैटर्स मोर डिफिकल्ट, और उन्होंने कहा है कि भाई हमने सब कुछ ठीक किया है, और इसमें जो टेक्निकलिटीज हैं कि जो एनएमसीजी का जो पैन है, इट इज इन द कैपेसिटी ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्संस। तो इसीलिए हम ये देखते हैं कि जो एक सरकार की बॉडी है, दूसरे सरकार का जो मिशन या बॉडी है, वो आपस में किस तरीके से उनका कम्युनिकेशन होता है, कैसे हर चीज इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट इंडिविजुअल्स। हमने पहले भी बात की जब हम मॉरिशस की बात कर रहे थे कि इंडिया इज डेफिनेटली एक्टिंग एज ए यूनिफायर इन द इंडियन ओशियन, और अपनी मिलिट्री और नेवल पावर को हार्नेस भी कर रहा है और उसको आगे भी बढ़ा रहे हैं। और इंडिया ने जो है ओशियन को एक यूनिफाइड जियोपॉलिटिकल स्पेस की तरह देखने की बात की है। तो आप देख सकते हैं IORA, सार्क, बिम्स्टेक, CSC, IONS, ये सारे जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस और बॉडीज हैं। इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, IONS, उसको और मोमेंटम मिलना चाहिए। जब से यूएस ओरिजिन जो ये इंडो पैसिफिक पैराडाइम की बात आई है, तो अटेंशन वहां चला गया है। तो इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस जो इस कॉन्टेक्स्ट में हुई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया सागर को प्रमोट करता है, दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इसी पर्सपेक्टिव को आगे बढ़ाते हुए इंडिया को ऐसी चीजें आगे एग्जाम्पल के तौर पर और अपनी अपॉर्चुनिटीज के तौर पर भी रखनी चाहिए कि कैसे इंडियन नेवी और उसकी जो मैरीटाइम स्ट्रैटेजी है वो पूरे के पूरे जो ईस्टर्न अफ्रीकन से बेल्ट से लेकर पूरा इंडो पैसिफिक तक हम अपने पॉजिटिव प्रेजेंस को बढ़ाना चाहते हैं। तो इंडिया की जो मैरीटाइम डिप्लोमेसी है वो 2004 से आप कह सकते हो कि वो लाइमलाइट में आई, जब ग्रेट एशियन सुनामी आई। कुछ ही घंटों में इंडियन नेवी ने रोल प्ले किया श्रीलंका में, मालदीव्स में, इंडोनेशिया में। तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ में हम बहुत बहुत ज़्यादा हमने अपना कमिटमेंट शो किया है। लेकिन अब समय आ गया है कि सिर्फ वही नहीं, अगर चाइना हाई हैंडेडनेस के साथ आगे बढ़ता है, चाइना रिसर्च एंड सर्वेलेंस करता है, चाइना जो पॉलीमोलिक ड्यूल्स और जो मेटल्स हैं जो एक्सट्रैक्शन करना है उसके लिए वो अपना जाल बुनता है, तो हमें सिर्फ मैरीटाइम डिप्लोमेसी नहीं, हमें हार्ड कोर स्ट्रेटजी के साथ भी आगे बढ़ना होगा, और उसके लिए हम प्रिपेयर्ड हैं। ऐसे ही पाकिस्तान कैसे बलूचिस्तान के इशू को हैंडल करे, ये तिलक देवेश्वर सर ने यहाँ पर लिखा। ही इज एन ऑथर एंड मेंबर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान स्टेट की इंटीग्रिटी को क्वेश्चन कर रहा है। पाकिस्तान मिलिट्री लार्ज है, वेल ट्रेन्ड है, उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, और पाकिस्तान आर्मी जो है वो बलोच फाइटर्स को किसी न किसी तरीके से खत्म कर ही देगी। बट द क्वेश्चन इज क्या, कि वो बलूचिस्तान को जो सुकून, जो जगह मिलनी चाहिए, वो क्या मिल पाएगी? क्योंकि बलोच रेजिस्टेंस सिर्फ आप क्या मिलिट्री के उससे आप कर सकते हैं। आर्मी के अलावा एक पॉजिटिव और एक सोशल और एक सिविल डायलॉग भी चाहिए। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देखना होगा कि पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट है बलूचिस्तान के डेवलपमेंट के बिना वो नहीं हो सकता, और आइडेंटिटी के बिना भी नहीं हो सकता। नेशनल डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ऑफ यूएस, तुलसी गबर्ड, शी इज सेइंग कि यूएस इज लुकिंग टू बिल्ड ऑन स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी टाइज विद इंडिया। बस ये आप समझिए, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी टाइज विद इंडिया बनाने की बात है। America first does not mean America alone. So there's a huge opportunity, continued investment in the mutual interest of India and India and the US, और द कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटेलिजेंस चीफ हुई जिसके अंदर 5 आई पार्टनर्स कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड, विच वाज होस्टेड बाय NS अजीत डोवल एंड रिसर्च एनालिसिस विंग चीफ रवि सिन्हा एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो डायरेक्टर तपन टेका सर। दिस इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेंचमार्क। कितनी एक्सपीरियंसेस, कितने ऐसी प्रैक्टिसेस, कितने ऐसे आइडियाज को आपको सीखने को मिला होगा।
ये सोचने वाली बात है। अगेन रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्या होता है? थ्री सेंटेंस टू डेथ फॉर 1981 किलिंग ऑफ 24 दलित्स इन द यूपीज दहौली। सो आप ये देखिए कि कितने बरस लग गए। क्वेश्चन ये है कि कितने बरस इस चीज में लग गए, सोचने वाली बात ये है। सो अगेन इट्स रिवीजन फॉर अस जब हम पढ़ते हैं कि भाई किस तरीके से रेयरेस्ट ऑफ रेयर को हम देखेंगे। ऐसे ही नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी, 5 साल उसको लगे नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी के ड्राफ्ट को आने में, और वो मेंस के लिए आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ एक्ट्स एज ए रिजर्वायर ऑफ पैथोजेंस, इसीलिए उनकी हेल्थ को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। वहीं से शुरुआत होती है। इंडिया हैज ए नेटवर्क ऑफ 1014 प्रोटेक्टेड एरियाज, जिसके अंदर 106 नेशनल पार्क हैं, 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 115 कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं, 220 कम्युनिटी रिजर्व्स हैं, एंड इट इज स्प्रेड ओवर 5.32 ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। तो CZA दैट इज सेंट्रल जू अथॉरिटी ये पॉलिसी को एंकर करेगी, और इसके अंदर ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर उनका रोल होगा। साथ में वर्किंग ग्रुप्स होंगे, वाइल्ड लाइफ हेल्थ रिसर्च पर, कैपेसिटी बिल्डिंग पर, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर बात की जाएगी और उसको आगे बढ़ाया जाएगा। नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसकी नींव हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने जूनागढ़ में मार्च 3 को रखी थी, वो एक की हब होगा न्यू फ्रेमवर्क ऑन वाइल्ड लाइफ हेल्थ मैनेजमेंट का। इट विल बी a reference center to investigate wildlife mortalities, outbreak of events and facility disease diagnostics treatments। ये सब चीजें होंगी, हमने कितनी बार पढ़ा है। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि वो कोई अगर मान लीजिए बहुत सारे बर्ड्स हैं, बहुत सारे कोई एनिमल्स हैं, अगर कोई डिजीज हो गई तो वो क्यों हुई और वो क्या है, बस आपको इतना देखना है। अगेन हॉट रेस रह गया ना। हॉट रेस का अर्थ अगर हम देखें और अगर हम समझना चाहें, तो यहाँ पर ये ओलंपिक्स इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी प्रेसिडेंट थॉमस बैश, उन्होंने कैंडिडेंसी की बात है कि नेक्स्ट कैंडिडेट कौन होगा। तो टॉप पोस्ट के लिए दो कैंडिडेट की बात है, क्रिस्टी कॉन्वेंट्री और सेबेस्टियन को। तो अब यहाँ पर लेकिन बात यह है कि जो रोल है ओलंपिक्स का, या फिर जो कौन लोग खड़े हो सकते हैं न्यू प्रेसिडेंट जो आईओसी के आएंगे, तो क्या वो वाकई चेंजेस लेके आएंगे, और ऊपर से इतना कितने समय तक उसकी उसकी होती है, कितने समय तक कोई चीफ रह सकता है, क्या उसके पीछे प्रायोरिटिव्स हैं, क्योंकि अ, बहुत सारी कंट्रीज अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, कल्चरल वॉर चल रहे हैं, जेंडर वॉर चल रहे हैं, और ऊपर से पहले भी ऐसा होता रहा है। तो थॉमस बैक जो फॉर्मर ओलंपिक चैंपियन फ्रॉम जर्मनी हैं, और जो 10 साल से 10 साल तो मैंने ज़्यादा कम बोला, वो 2013 से एक्चुअली प्रेसिडेंट थे। तो इसलिए अब गियर शिफ्ट होंगे, चीज़ें शिफ्ट होंगी। तो यहाँ पर हमारे लिए एग्जाम के एंगल से जानना ये बहुत ज़रूरी है कि 109 मेंबर स्ट्रांग है आईओसी मेंबरशिप, वो एक्सक्लूसिव है, इलीट क्लब है। उसमें रॉयल फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे प्रिंस नोरा ऑफ लिechtenstein, ब्रिटेन प्रिंस एन एंड मोनाको प्रिंस एल्बर्ट टू, हेड ऑफ स्टेट लाइक द एमिर ऑफ कतर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी, ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस मिशेल यो, रिलायंस फाउंडेशन चेयरमैन नीता अंबानी, द ओनली आईओसी मेंबर फ्रॉम इंडिया। ये जो है वो अपने फोन्स और सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सरेंडर कर देंगे, पहले ही रूम में जाएंगे, वोटिंग होगी, 100 ऑड मेंबर्स होंगे, एसेंशियल इलेक्शन सुपरवाइजर वहां पर होंगे, बंद हो जाएगा, वोटिंग इज बिहाइंड द क्लोज डोर्स। तो क्वेश्चन ये है कि क्या 130 साल के उसमें किर्स्टी कोवेंट्री क्या पहली फीमेल चीफ बन सकती हैं? वुमेन राइट्स की बात है, और यूएस का एक जो पर्सपेक्टिव चल रहा है उसकी बात है। तो इसीलिए क्योंकि अगर मान लीजिए जैसा कि यूएस अभी जैसे बिहेव कर रहे हैं, यूएस के जो डोनाल्ड ट्रंप के जो अपने आइडियाज हैं, जो वीजा बैन्स हो रहे हैं, जो फिर जेंडर में यानी मेल फीमेल की बात हो रही हैं, और कुछ स्पोर्ट्स जो हैं वो जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, क्रिकेट की बात हो रही है कि भाई वो ओलंपिक के अम्ब्रेला में आ जाए, हॉकी, शूटिंग, आर्चरी को फंडिंग चाहिए। तो बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे। तो करंट बिजनेस मॉडल को और कैसे ज़्यादा उसको स्ट्रीमलाइन बनाया जाए, और लैंडस्केप को और ज़्यादा पूरा ब्रॉड बनाया जाए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है ये है कि वो ब्रांड कैसे मेंटेन किया जाए। तो इसीलिए अमेरिकन
ब्रॉडकास्टर्स डील, जैसे अब जियो, जियो मतलब मैं अगर डिज्नी हॉटस्टार की अगर बात करूं तो जैसे वो हो गया, 2036 में कहाँ ओलंपिक्स होने चाहिए उसकी भी बात होने की बात है। तो डिसीजन 2026-27 तक ले लिया जाएगा, 10 साल पहले कम से कम। तो पॉइंट यही है कि ओलंपिक्स इंडिया में हो सकते हैं कि नहीं हो सकती, ये भी एक कीन पॉइंट है। तो जो नीता अंबानी जी हैं वो की फिगर हैं लॉबिंग के लिए कि इंडिया में होना चाहिए। पर ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन इन सब मुद्दों का मतलब ये नहीं है कि बाकी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिनकी हमने चर्चाएं की वो साइडलाइन हो जाते हैं। बट देन दिस आल्सो बिकम्स इम्पोर्टेंट। प्रीलिम्स के अंदर कौन कौन इसके चीफ रहे हैं, और एशिया में ओलंपिक्स कब कब कितनी बार हुआ है, या एशियन गेम्स कितनी बार हुए हैं कहाँ कहाँ पर, ये आपको नंबर आइडिया होना चाहिए, मोटा मोटा पॉपुलर आइडिया। तो एक बार जब आप पढ़ेंगे फास्ट तो ये चीजें हम प्रीलिम्स के लिए अभी जब हम और ज़्यादा पुश करेंगे, और ज़्यादा जब हम माइक्रो डिटेलिंग और माइक्रो लाइटिंग जैसे कल हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें जाएंगे, तो आई एम श्योर वी आर गोइंग टू गेट सक्सेस। एंड दैट इज आई बिलीव फॉर ऑल ऑफ यू ऑल्सो। तो डू सब्सक्राइब, लाइक आवर चैनल, एंड ऑल्सो डू ज्वाइन आवर कोर्सेज so as you to get success. Thank you very much.